आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी दो विद्यार्थी, कोई भी दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। उन दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो वह अंतर किस किस लेवल पे होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो उनकी एकेडमिक एबिलिटी अलग अलग होती है, यानी उनका इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। मान लो अगर किसी दो लोगों का इंटेलिजेंस एक जैसा हो गया तो उनका अचीवमेंट लेवल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। जेंडर के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लर्निंग स्टाइल के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इथनिसिटी, कल्चर, फिजिकल एबिलिटी, इन सब चीजों के आधार पर हम दो लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहें तो किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसका एकेडमिक लेवल क्या है, इन सब चीजों के आधार पे हम दो लोगों को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, हम उनके बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट गाइस? अब अगर हम बात करें स्किल्स की, अगर हम बात करें अ, किसी की भी फिजिकल एबिलिटीज की, अगर हम किसी के मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो उसमें कई चीजें हमारे पास आती हैं। कुछ चीजें हम यानी इनहेरिट करते हैं, कुछ चीजें हमारे प्रीवियस जनरेशन से, हमारे पुरखों से हमें मिलती हैं। हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हमारा जो टेम्परामेंट है, वो अक्सर हमें हमारे पुरखों से मिलता है। हमारे पुरखे जैसे होते हैं, हमारी फिजिकल एबिलिटी भी वैसे ही होती है। आप देखोगे कि जब आप वेस्टर्न इंडिया में जाते हो, पंजाब इस साइड में जाते हो, तो आप देखोगे लोग बहुत लंबे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। ईस्ट की ओर जाते हो तो वहां पे लोग जो होते हैं वो थोड़े छोटे कद काठी के होते हैं। तो ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वह स्थान के अनुसार होता है, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है उसके अनुसार होता है। ठीक वैसे ही मेंटल एबिलिटी की बात करोगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की जो मेंटल एबिलिटी होती है अलग अलग चीजों में बहुत अच्छी होती है। आप साउथ में जाओगे, आप देखोगे वो लोग साइंस में बहुत अच्छे हैं, संस्कृत में बहुत अच्छे हैं। आप बिहार में चले जाओ, बिहार के बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। आप गुजरात चले जाओ, आप देखो कि बिजनेस में बच्चे बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में बिजनेस स्टडीज में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मेंटल एबिलिटीज होती है, ऐसे ही टेम्परामेंट, आप देखो कुछ जगहों के लोगों का टेम्परामेंट अलग होता है, कुछ दूसरे जगहों के लोगों का टेम्परामेंट अलग तरह का होता है। कई जगहों पे समान तौर पे लोग बहुत शांत मिजाज के होते हैं, कई जगहों पे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत जो है वो अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब जो एबिलिटीज होती है ना, ये इनहेरिटेड होती हैं, ये हमें हमारे प्रीवियस जनरेशन से मिलती हैं। कुछ चीजें अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं। तो जो कल्चरल, एजुकेशनल या इमोशनल हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अक्सर हम एक्वायर करते हैं, सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। कल्चर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एजुकेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को एक्वायर करते हैं। और वैसे ही इमोशंस, जो हमारी इमोशनल एबिलिटीज होती है उसे हम एक्वायर करते हैं समय के साथ, स्थितियों के साथ हमारा जो इमोशनल क्वोशंट है वो डेवलप होता है। क्लियर है सबको? तो इन सब चीजों के बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, लोगों में अंतर बता सकते हैं। और एक टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर को हमेशा बहुत सारे अलग अलग तरह के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहना होता है, इसलिए टीचर के लिए सब जानना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश मीडियम के मुझे लगता है क्लास में भी दो लोग हैं, हिंदी वाले भी दो हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं क्या उन्हें 2004 टू 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है? मेल में बताओ। गाइस, 4 टू 20 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर मिला है, सॉल्व पेपर, टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का, बताइए। नो सर। जागृति, जागृति। तो हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश ना? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश पूछ रहा हूँ मैं। नो सर, आई डिडंट गेट। एंड्रिला। नहीं सर, इंग्लिश बोल रही हूँ।
ठीक है, जागृति आपको? चलो कोई नहीं। अगली चीज होती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो टीचिंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो टीचिंग को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं उनको हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टीचर, लर्नर एंड अदर्स। तो टीचर के एंड पे कैसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, आइए यह जानते हैं। टीचर के लेवल पे जो सबसे पहला फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है सब्जेक्ट नॉलेज। टीचर के पास अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो ठीक से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, उसकी टीचिंग स्किल चाहे कितनी भी अच्छी हो, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो टीचर के पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है सबको? उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है टीचिंग स्किल्स। आपको कैसे टीच करना है, लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है, इलेबरेट करना है, ये सब चीजें किस में आती हैं? टीचिंग स्किल्स में आती हैं। तो एक टीचर के लिए टीचिंग स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? श्योर है? तीसरी चीज आती है पर्सनालिटी। तो टीचर का व्यक्तित्व कैसा है ये भी बहुत असर डालता है। क्यों? क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल के रूप में काम करता है। तो टीचर आपको अपना व्यक्ति, अपना जो उसकी पर्सनालिटी है उसे भी एक सर्टेन वे में रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए टीचर को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। टीचर को क्या होना चाहिए? वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। मतलब पूरी तरह से वेल मेंटेन होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए टीचर। ये माना जाता है टीचर को वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, क्योंकि टीचर जैसा रहेगा वैसा ही असर उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, यह माना जाता है। तो उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, उसका अपना बिहेवियर कैसा है, इन सब चीजों का असर उसके स्टूडेंट्स के ऊपर भी आता है। उसके बाद से आता है उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ भी, अगर टीचर फिजिकली फिट नहीं है तो अगेन अच्छी तरह से टीच नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर मेरे गले में खराश हो, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना। सिमिलरली अगर मान लो मुझे फीवर है, तो क्या मैं चीजों को इलेबरेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि क्या होगा उस स्थिति में? क्या होगा? मैं इलेबरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? मेरे हेल्थ के ऊपर रहेगा। तो मैं आपको सही ढंग से समझा नहीं पाऊंगा, इरिटेशन बहुत होगी। ठीक है, क्लियर ये चीज? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है। गाइस जस्ट ए मिनट। प्रदीप, नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। क्लास में हूँ यार, 9:30 तक। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है। फिजिकली अगर टीचर फिट नहीं है तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक से नहीं पढ़ा सकता। मेंटल हेल्थ कैसा है? अगेन मेंटल हेल्थ का यहाँ मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ का संबंध पागलपन से नहीं है, क्योंकि कोई पागल होगा तो टीचर हो ही नहीं सकता। मेंटल हेल्थ का संबंध यहाँ इस चीज से है कि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसे क्लास लेना है, जिस टाइम पे उसे क्लास में जाना है, उस टाइम पे उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो वो मेंटली फिट है या नहीं है क्लास में जाने लायक। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का स्ट्रेस लेके क्लास में जा रहा है। घर का स्ट्रेस भी लेके जाएगा तो मेंटली वह साउंड नहीं होगा। साउंड नहीं होगा तो क्या होगा? क्लास में सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप सब लोग जानते हो, भारत में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया? भारत में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन किया गया, इसके पीछे कई सारे कारण थे, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो बच्चों को बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई करते थे। अच्छा, महिला टीचरों की संख्या भी अच्छी खासी थी, जो छोटी क्लासों में महिला टीचरें आती थी। होता क्या था, घर का फ्रस्ट्रेशन स्कूल में निकल रहा है, तो जहाँ मेंटली इस कंडीशन में नहीं है कि आप क्लास ले सकें, आप क्लास में जा सकें, तो यहाँ उस मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है चीज? श्योर है? यस अगर आप सर। मेंटली फिट नहीं है, यस बोलिए। सर। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो क्या होगा जानते हो? आप हाईली रिएक्टिव होगे, आप अचानक से रिएक्ट करोगे। आपका बिहेवियर जो होगा एक्सप्लोसिव बिहेवियर होगा। आपका बिहेवियर क्या होगा? एक्सप्लोसिव बिहेवियर होगा, आप तुरंत गुस्सा हो जाया करोगे। ये सब चीजें जो है वो क्लास में नहीं चलती हैं। ठीक है, चलो कि एक छोटी सी बात करते हैं। मान लो आप सब लोग लेक्चरशिप क्वालिफाई कर जाते हो, आपने किसी कॉलेज में ज्वाइन किया।
ठीक है। उस कॉलेज में मेरा भतीजा पढ़ता है, मान लो। ठीक है। मैंने कहा मुकेश जी, आपके यहाँ ना आपकी क्लास में मेरा भतीजा है, देखना यार उसके नंबर वंबर चेक कर लेना, देखना फेल ना करे। आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे बताओ? एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने लैंग्वेज थोड़ा सा इजी कर दिया, बट एग्जाम का क्वेश्चन है। आप क्या कहोगे? हाँ सर, मान यही लो अगर मैं कहूंगा अपने कि भतीजे के मार्क्स बढ़ाने के लिए कहता हूँ तो आप क्या करोगे? यही कहूंगा सर कि मैं देख लूंगा, कर दूंगा। एग्जाम में क्या लिखोगे? हमारा कंसर्न तो एग्जाम है ना। एग्जाम में अब लिखेंगे, आई विल से पोलाइटली एंड फॉर्मली नो। पोलाइटली भी बोलना है, फॉर्मली भी बोलना है। तो क्या कहना है? नो कहना। ध्यान रखिए, टीचर इम्पोलाइट नहीं हो सकता। इम्पोलाइट होना निगेटिव बिहेवियर में आता है। तो टीचर कभी भी अचानक से गुस्सा हो जाना निगेटिव बिहेवियर में आता है, तो टीचर ये सारी चीजें शो नहीं कर सकता। और टीचर कैन नेवर शो निगेटिव बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कभी भी इम्पोलाइट नहीं हो सकता, कभी भी रूड नहीं हो सकता है टीचर, ये ध्यान में रखिएगा। टीचर कभी भी रूड नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है गाइस, क्लियर है ये चीज? गाइस, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो आपको क्या करना Yes, है? sir. पोलाइटली एंड फॉर्मली नो। पोलाइटली एंड फॉर्मली नो। ठीक है। फिर टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो भी काम करता है, टीचर का जो मोटिवेशन है वो भी काम करता है, टीचर का जो इंटरेस्ट है वो भी काम करता है, टीचर को पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट है, टीचर का एक्सपीरियंस कितना पुराना है, टीचर का मोटिवेशन कैसा है पढ़ाने को लेकर। ये सारे फैक्टर भी टीचर के एंड पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं लर्नर के एंड पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। लर्नर के एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रायर नॉलेज। लर्नर जो कुछ भी पढ़ने जा रहा है, क्या उस विषय की नॉलेज उसे पहले से है? लर्नर को अगर किसी विषय की जानकारी पहले से है तो उसके लिए उस विषय को समझना आसान हो जाएगा। और जब चीजों को समझना आसान होगा तो उसमें उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है। तो जो टीचिंग लर्निंग का पूरा सिस्टम है वो सिस्टम सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर उसे प्रायर नॉलेज नहीं है और अचानक से उसे नई नई चीजें मिलेंगी तो क्या होगा? वो चीजें उसकी समझ में नहीं आएंगी। फिर उसके लिए उन चीजों को ग्रैप्स करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है। और वैसी कंडीशन में जो टीचिंग लर्निंग का पूरा प्रोसेस है वह प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है गाइस। सो प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, हम चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पाते, हायर क्लासेस में स्पेशली ये होता है। दूसरा, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये है किसी भी चीज को लेके आपके विचार क्या है, क्योंकि स्पेशली बड़ी क्लासेस में हर चीज को लेके, हर व्यू को लेके, हर व्यक्ति का अपना एक सर्टेन व्यू पॉइंट होता है, सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिससे वो चीजों को देखता है। तो अगर उसके अगेंस्ट में कोई चीज आती है तो उसको उसका माइंड जल्दी ग्रास्प नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। जैसे किसी भी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी चीज को लेकर हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है? हमारा परसेप्शन फॉर्म होता है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो परसेप्शन को वैसे हम कम्युनिकेशन में करने वाले थे, बट मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसको अफेक्ट करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो परसेप्शन को अफेक्ट करने वाले जितने भी कारण हैं उसमें आपका जेंडर आता है। एक ही चीज को लेकर मेल और फीमेल का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। एक ही चीज को देखने का मेल और फीमेल का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। पहला जेंडर हो गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए, एज। क्योंकि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है। जब एक्सपीरियंस आता है तो चीजों को हम ज्यादा बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुना है? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बेटा अभी नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा जाइए, क्लास लेने दो बच्चा। ठीक है। तो
सॉरी गाइस। दूसरी, परसेप्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? हाँ बेटा, ठीक है। सो सॉरी गाइस। परसेप्शन की बात करते हैं। परसेप्शन के अफेक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो हमारा जेंडर, हमारा एज को लेके मैं आपको एक बहुत मजेदार घटना बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? बताइए, नेहरू जी का नाम सुना है? यस सर। कौन थे? बताइए, नेहरू जी कौन थे? नेहरू जी कौन थे बेटा? बच्चा, नेहरू जी कौन थे बताइए? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सब लोग जानते हैं। नेहरू जी की आत्मकथा आपने, आप में से किसी ने पढ़ी है? नेहरू जी की आत्मकथा आप में से किसी ने पढ़ी है? पीछे हटो बेटा। आई एम सॉरी गाइस। सो नेहरू जी की आत्मकथा आप में से किसी ने पढ़ी है? नेहरू जी की जो आत्मकथा है, क्या कर रहे नहीं हो? सर, एक मैंने मिनट पढ़ी गाइस, नहीं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे। पैर धो लो, जाओ जाओ, पैर धो लो। ठीक है। सॉरी गाइस। सो हम लोग बात कर रहे थे नेहरू जी की आत्मकथा की। उस आत्मकथा में बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना का बहुत प्रचार होता है कि एक बार उनके फादर जो है दो पेन लेके आए, दो फाउंटेन पेन लेके आए, और नेहरू जी ने उसमें से एक फाउंटेन पेन उनसे बिना पूछे ले लिया। इसके लिए उनकी बहुत पिटाई हुई। ठीक है। ये लेकिन एक और घटना है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। नेहरू जी का घर जो है आनंद भवन था। आप सबको पता है, प्रयाग, अभी इलाहाबाद उस समय नाम था, अभी प्रयागराज नाम है। तो वहां पे आनंद भवन करके उनका घर हुआ करता था, जिसमें नेहरू जी का परिवार रहता था। मोतीलाल नेहरू अपने समय के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे, और साथ ही जो पॉलिटिकल मूवमेंट था भारत का, उससे उसके साथ भी, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। तो वो आनंद भवन एकमात्र घर था, एकमात्र किसी इंडियन का घर था जहाँ इवनिंग पूल पार्टी की सुविधा थी। इवनिंग पूल पार्टी जानते हो क्या होता है? इवनिंग पूल पार्टी क्या होता है जानते हो? Yes, sir. क्या? शाम को, मतलब समझ लो कि उनके घर में Sam, शाम को पूल के आसपास पार्टी होती थी। सोचो कि किस तरह के वातावरण में पले बढ़े होंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो। खैर, तो उसमें क्या करते, नेहरू जी क्या करते, उनके यहाँ तेज बहादुर सप्रू जैसे सीनियर वकील लोग आते थे। तो नेहरू जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं जिन वकीलों को ढूंढता रहता था जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनको मैं पानी में धक्का दे देता था। ठीक है, उनको क्या करते थे, पानी में धक्का मार देते थे। ठीक है। अब इसके लिए कभी उनकी पिटाई नहीं हुई, कभी उसको, उस चीज के लिए कभी उनको डांट भी नहीं खानी पड़ी। जब मैंने पहली बार इस घटना को पढ़ा, तो मैं 10th क्लास का मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने पढ़ा। उससे मुझे लगा कि खेल कर रहे थे, क्योंकि उस समय अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, सोसाइटी का एक्सपीरियंस नहीं था, बाकी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था। फिर जब मैं दिल्ली आने के बाद, जब मैंने उस चीज को पढ़ा, दिल्ली के माहौल को देखते हुए जब मैंने चीजों को पढ़ा, पॉलिटिकल सेटअप को देखते हुए चीजों को पढ़ा, तब मेरे समझ में आया कि नहीं भाई, इनके डांट क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि इनके बिहेवियर को मोल्ड किया जा रहा था कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते की जो भी समस्याएं, आपसे बड़े कोई भी व्यक्ति हो, उनको आपको रास्ते से हटा के ही आगे बढ़ना है। तो अपने से बड़े लोगों को धक्का मारने पे भी उन्हें डांट कभी नहीं मिली, उन्हें कभी मना नहीं किया गया तुम गलत कर रहे हो। तो उनके बिहेवियर का मॉडिफिकेशन उस तरह से किया गया ताकि आगे चल के जो उनका पॉलिटिकल ग्रोथ हो, उसमें कोई समस्या ना आए। तो किसी भी चीज को समझने का हमारा जो ढंग होता है, किसी भी चीज को देखने का हमारा जो तरीका होता है, वो हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
और परसेप्शन कैसे डेवलप होता है? जेंडर से, एज से, एक्सपीरियंस से, यहाँ तक कि मूड से भी। इसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारा फैमिली, हमारा स्कूल, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, सारी सारी चीजें जो हमारे परसेप्शन को डेवलप करने में मदद करती हैं। अगर परसेप्शन मिसमैच होगा टीचर का और आपका परसेप्शन अलग होगा, तो वैसे कंडीशन में टीचर की बात आप नहीं समझ पाओगे। अगला पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगेन सेम है, अगर स्टूडेंट फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो क्या होगा? क्लास में पढ़ाई गई चीजों को सही ढंग से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। अगली चीज है मोटिवेशन। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है तो अगेन क्या होगा? स्टूडेंट अगर मोटिवेटेड नहीं है तो क्या होगा? वह फोकस ही नहीं करेगा। जब फोकस ही नहीं करेगा तो चीजों को समझ ही नहीं पाएगा। इसके बाद हर बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है, क्योंकि कोई भी दो बच्चे एक जैसा नहीं होता है। उस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, क्या उस क्लास के लायक है, क्या उस लेवल के लायक उसका पोटेंशियल है या नहीं है, इसका भी असर जो है टीचिंग लर्निंग सिस्टम के ऊपर आता है। ये चीजें भी जो है वो टीचिंग को अफेक्ट करती हैं। यार बच्चे का पोटेंशियल जो है जिस लायक होता है, टीचर को उसके अकॉर्डिंग ही अपने में बदलाव करना होता है। अगली चीज, अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सपोर्ट मटेरियल। आप कौन सा सपोर्ट मटेरियल यूज कर रहे हो क्लास में, ये भी बहुत मायने रखता है। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, किस तरह की पढ़ाने की जो फैसिलिटीज है वो हमारे पास किस तरह की हैं, इसका भी असर पड़ता है। इसके बाद क्या आता है? लर्निंग इन्वायरमेंट। तो लर्निंग इन्वायरमेंट किसी भी स्थान है कैसा, वहाँ सीखने के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट है, वहाँ आपके क्वेश्चंस को पैम्पर किया जाता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता है, या क्वेश्चन करने पे आपको डांटा जाता है, आपका अगर कोई समस्या है तो समस्या में आपकी हेल्प की जाती है, नहीं की जाती है। इन सब चीजों का असर भी किसके ऊपर आता है? आपके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर आता है। क्लियर है? श्योर है गाइस? इन सब के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी का भी और टीचर का भी। क्योंकि सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तो स्कूल की कंडीशन अच्छी होगी, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज अच्छी होगी, सपोर्ट मटेरियल अच्छा होगा। टीचर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो, अगर अच्छी होगी तो टीचर जो है रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रहेगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको पढ़ा पाएगा। ठीक है? अगर टीचर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो टीचर रिलैक्स नहीं रहेगा आज के समय में, और फिर वो आपको सही ढंग से नहीं टीच कर पाएगा। सेकंड चीज आती है मेथड ऑफ टीचिंग। तो टीचर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जो बच्चों के अनुरूप मेथड यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो टीचर शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। टीचर को हमेशा स्टूडेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, उनके नीड के प्रति, उनके रिक्वायरमेंट के प्रति, उनके बैकग्राउंड के प्रति उसे बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसे मेथड चूज करना चाहिए। जैसे मान लो अगर क्लास में कोई अंधा बच्चा है, तो आप डायग्राम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, आपको फिर बोल के समझाना है। फिर आपकी क्लास में कोई बहरा बच्चा है, तो आप कोशिश ये करो कि आप मैक्सिमम चीजें डायग्राम के थ्रू समझाओ, ताकि वो बच्चा डायग्राम को देख के तो समझ पाए। ठीक है? तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, यह डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि आपको कितने मेथड की जानकारी है और बच्चे किस तरह के हैं। क्लियर है गाइस? क्लियर है ये चीज? यस अगर सर। मान लो कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका हाथ ठीक नहीं है, जो लिख नहीं सकते, वैसे कंडीशन में आप उन्हें नोट नहीं कराओगे, आप उन्हें मैक्सिमम ये समझाओगे, उन्हें लिख के दे दोगे नोट्स में। ठीक है? तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है? इसके बाद जो आखिरी चीज आती है वो क्या आती है? अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन, अवेयरनेस अबाउट द स्टूडेंट्स, ये सब चीजें भी आती हैं। क्लियर है सबको? ये सारी चीजें जो है हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को, हमारे टीचिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। आगे चलते हैं इससे। स्टेप्स एंड स्टेज ऑफ टीचिंग। मैंने बताया था कि किसी भी टीचिंग में 3 स्टेज होते हैं। प्री एक्टिव स्टेज, जिसे कई बार हम फेज भी कहते हैं। तो प्री एक्टिव स्टेज होता है, एक्टिव या इंटरेक्टिव फेज होता है, और पोस्ट एक्टिव फेज होता है। प्री एक्टिव फेज में मेनली टीचर इन्वॉल्व होता है, वहां वो क्लास की तैयारी करता है, क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर कैसे करता है? वो सबसे पहले बच्चों के बारे में जानता है, बच्चों के नीड्स के बारे में जानता है, उनके करिकुलम के बारे में जानता है, उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान करता है। ठीक है? क्लियर है चीज? श्योर है? इसके बाद एक्टिव या इंटरेक्टिव फेज आता है। तो एक्टिव फेज में क्या होता है? जो भी उसने अपनी तैयारी की है, उस तैयारी को सबसे पहले, जो भी उसने लेसन प्लान किया है, उसको क्लास में प्रेजेंट करता है। लेसन को क्लास में प्रेजेंट किया जाता है, जो अभी हो रहा है। ठीक है? इसके बाद क्या करता है? वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से कंपेयर करता है।
ठीक है, न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से क्या करता है, कंपेयर करता है। क्लियर है गाइस? इसके अलावा वह बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को भी आपस में कंपेयर कर रहे हैं ताकि वह यह समझ सके कि बच्चों में समान लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद वह टॉपिक को, जब वो एक सर्टेन लेवल तक सारे बच्चे पहुंच जाते हैं तो टॉपिक को जनरलाइज करता है, उस पर फाइनल व्यू पॉइंट देता है, नहीं टॉपिक को एंड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और उसमें उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करते हैं लाइफ में या एग्जाम में या कहीं भी। तो आप लोग जब भी इस चीज का इस्तेमाल करोगे तो वह फेज कौन सा होगा, पोस्ट एक्टिव फेज। इसके पहले जो मैंने तैयारी की है वो क्या है, प्री एक्टिव फेज। अभी जो चल रहा है वो क्या है, इंटरेक्टिव फेज है। क्लियर है? Yes, sir. यस चलिए इससे सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एजुकेशन कितने तरह का होता है, जैसे आपके सिलेबस में है टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे टीचर जो है सारी एक्टिविटीज के सेंटर में होता है, सब कुछ जो है टीचर के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अकेले काम करते हैं। ठीक है, क्लासरूम जो होता है ऑर्डरली बनी ऑर्डरली क्लासरूम होता है, कोई वहाँ शोर शराबा नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता। क्लियर है सबको? इसके अलावा क्या होता है, स्टूडेंट जो है अकेले काम करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क अलोन। स्टूडेंट जो है कोलैबोरेशन जो है उसे डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को सब कुछ खुद से करना होता है। ठीक है, टीचर जो है क्लास को अपने अनुसार रन कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटीज जो है उसके अकॉर्डिंग पूरे क्लास को रन करता है, क्लास की प्लानिंग करता है, लिमिटेड टाइम में सारे टॉपिक कवर अप हो सकते हैं। क्लास के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहता है, टीचर का रहता है। क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स के पास अपने आप सीखने का समय भी होता है कई बार, लेकिन टीचर स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके फायदा क्या क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीचर इस मामले में निश्चिंत रहता है कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, कोई भी टॉपिक जो हमारा मिस नहीं होगा। दूसरा, इसका का फायदा क्या है, इसके एक और बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल टीचर के पास है, तो टीचर अपनी एबिलिटी का यूज करके क्लास को रन कर सकता है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है? तो नुकसान यह है कि बच्चा चूंकि अकेले काम करता है तो वैसे कंडीशन में उसमें सहयोग की भावना डेवलप नहीं होती है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, कई बार जो एक क्लासेस होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोरिंग हो सकती हैं, और वैसे कंडीशन में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। और ऐसे स्थिति में होगा क्या कि बच्चों का दिमाग यहाँ से वहां घूमता रहेगा, जब बोरिंग चीजें होंगी तो चीजों के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जब फोकस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे और कई बार हम इंपॉर्टेंट चीजों को मिस भी कर जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका नुकसान ये होता है कि यहाँ यह बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देता। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने की आजादी यहाँ नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी लर्निंग को खुद से डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से कहाँ होते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? और थ्री इडियट फिल्म देखी है? यस सर। तो थ्री इडियट फिल्म में एक सीन आता है क्लासरूम का, जहाँ टीचर जो है मशीन का डेफिनेशन पूछते हैं। तो टीचर यह चाहते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है वही डेफिनेशन बच्चा बताए, अदरवाइज वो बच्चे को क्या करते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं। तो जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन होता है वहां पर आपके पास क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं होती है। ठीक है, गाइस अगला है स्टूडेंट सेंट्रिक। क्लास ले रहा हूँ ना, माँ से बोलो, माँ से बोलो। चलिए अगला है स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। यहाँ पर जो छात्र और शिक्षक होते हैं या फिर जो स्टूडेंट और टीचर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेटिव इंटरप्राइज होता है। शिक्षक को, यहाँ पे शिक्षक जो है डोमिनेंट नहीं होता है, शिक्षक के साथ साथ जो छात्र होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं। गाइस हम लोग दोबारा लॉग इन करते हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट में दोबारा एक बार लॉग इन कीजिए आप लोग। Okay, sir.